बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार लिमिटेड हैज सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर February 2015। लोकल टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स 1 million। लोकल टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 5 million। एक्सपोर्ट सेल्स 2.5 million। exempt supplies 500,000। Purchases from unregistered purchase from registered suppliers 6,500,000। Purchases from unregistered suppliers 500,000। Purchase return to registered suppliers कितना 650,000। ठीक है बेटा। तो आपने करना क्या है बेटा, आपने इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट करनी है, क्योंकि आपके पास परचेजेस कॉमन है। फॉर व्हाट? लोकल टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई एंड एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। बस इसमें क्या है, परचेज रिटर्न की वजह से आपका जो इनपुट टैक्स है वो डेबिट नोट जो उसने इशू किया होगा, जिस आपने डेबिट नोट इशू किया होगा, तो डेबिट नोट इशू करने की वजह से वो डेबिट नोट का इफेक्ट आएगा किस पर, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाईज के ऊपर। यस और नो? ये तमाम बातें आप जानते हैं। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। तो हम वही अपना स्पेस रेडी कर लेते हैं इस हवाले से कि भाई हमें क्या कुछ करना है। तो कंपनी का नाम क्या है? स्टार लिमिटेड। क्या वर्कआउट कर रहे हैं आप? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। फॉर द मंथ एंडेड 28 फरवरी। फरवरी के मंथ की सेल टैक्स लायबिलिटी आप निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली कब निकाल लोगे? मार्च में, फरवरी का मंथ खत्म होने के बाद। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? आउटपुट टैक्स। किस पर? ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज और उसके बाद ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये इफेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा? टोटल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें आप? इसमें से लेस करेंगे आप इनपुट टैक्स। तो पहले असेसमेंट कर लें कि भाई इनपुट टैक्स पर 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी या नहीं होगी। ये असेसमेंट कैसे की जाए? क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे आप अपनी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज। तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि आपकी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है। 1 मिलियन की आपकी सप्लाईज है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को, और 5 मिलियन की सप्लाईज है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। टोटल कितना हो गया? 6 मिलियन। 6 मिलियन में अगर आप ऐड करते हैं जीरो रेट सप्लाई 2.5 मिलियन से, तो कितना हो जाएगा? 8.5 मिलियन। यानी आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाई 8.5 मिलियन की। अब अगर आप 2.5 मिलियन को डिवाइड करते हैं 8.5 मिलियन से, तो आपका आंसर जो है वो, आपकी जीरो रेट सप्लाई जो है वो आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाई का 50% से एक्सीड नहीं करती। यानी कि जीरो रेट सप्लाई का होना आपके ऊपर 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से आपको बचा नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये आप असेसमेंट कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि 90% रिस्ट्रिक्शन लगनी है या नहीं लगनी। तो आप बोलेंगे जनाब नंबर 1 एक्चुअल इनपुट टैक्स जो अपोर्शनमेंट करने के बाद आएगा। एंड नंबर 2 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है जी। फिर आप बोलेंगे लोअर ऑफ अबव, उसको आप क्लेम कर लेंगे। जैसे आप क्लेम कर लेंगे तो आपके पास एक नेट अमाउंट आ जाएगा। उस नेट अमाउंट में आप ऐड करेंगे क्या? फर्दर टैक्स एट 3%। ठीक है, फर्दर टैक्स ऐड कर देंगे 3%। ओके, जो आपने गुड्स सप्लाई की किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये आपका देगा सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न। उसके बाद सेल्स टैक्स रिफंडेबल टू नेक्स्ट पीरियड। और उसके बाद सॉरी रिफंडेबल टू नेक्स्ट पीरियड नहीं, सेल्स रिफंडेबल। उसके बाद इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। अगर एक्चुअल इनपुट टैक्स ज्यादा होगा और 90% आउटपुट टैक्स कम होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तमाम आइटम आपके पास आ जाएंगे जनाब। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, आपने स्पेस बना लिया सोल्यूशन का, अब यहाँ पर आप इसकी वर्किंग शुरू करें। सबसे पहले इनपुट टैक्स वर्किंग नंबर 1 इनपुट टैक्स और परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन परचेज रिटर्न। ठीक है जी, 6,500,000 की परचेज की है आपने रजिस्टर्ड पर्सन। तो आप क्या करें, 6,500,000 का निकालें 17%।
कितना बनता है? 1,105,000। उसके बाद परचेज रिटर्न कितनी है? 6,50,000। 6,50,000 क्या करें पे बनने वाला इनपुट टैक्स निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई 0.17 कितना बनेगा? 1,10,500। ये आपने नेट कर दी। ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेट करके आंसर निकालें, क्या आता है? यानी हम एज्यूम करेंगे सेम मंथ की परचेज में से ही परचेज रिटर्न हुई है। ठीक है। 990, 4,500। अब इस इनपुट टैक्स की करनी है आपने अपोर्शन। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। डिस्क्रिप्शन, टर्नओवर, इनपुट टैक्स, और बाद में दिखा दें अपॉर्चुनिटी वर्किंग के तौर पर। ठीक है जी। तो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी। तो आप जरा देखिए लोकल टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है? 1 मिलियन। और अनरजिस्टर्ड कितनी है? 5 मिलियन। चलिए उसके बाद ठीक है, कितना जाएगा? 6 मिलियन। उसके बाद क्या करें आप? ऐड करें इसमें क्या?
जीरो रेटेड सप्लाईज, 2.5 मिलियन। ये वो पॉइंट है जहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि 90 पे मशीन अप्लाई होगी या नहीं होगी। ये 2.5 इस 6 में प्लस कर दें, टोटल 8.5 हो गया। फिर 2.5 को 8.5 से डिवाइड कर दें। अगर जीरो रेट सप्लाईज आप टोटल टैक्सेबल परचेज का 50% से एक्सीड करता है तो फिर आप 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से बच जाएंगे। यस और उसके बाद लिख दें यहाँ पर एग्जाम्ड सप्लाईज, और एग्जाम्ड सप्लाईज कितनी, 5 लाख। टोटल कितना हो गया, 9 मिलियन। अब इस 9 मिलियन की बेस पे करनी है आपने अपॉर्चुनिमेंट किसकी, इनपुट टैक्स। टोटल कितना इनपुट टैक्स आपने अपॉर्चुनिमेंट में लेना है, 994,500। ठीक है, ठीक है जनाब, बात समझ में आती है। अच्छा, अब इस 994,000 का अपॉर्चुनिमेंट कैसे करेंगे, 996 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 994,500। क्या आंसर आ गया, 663,000। उसके बाद 2.5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 994,500, 276,250। और उसके बाद 0.5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 994,500, कितना हो जाएगा, 55,250। तो ये हो गई बेटा आपकी कैलकुलेशन किसकी, इनपुट टैक्स की, अपॉर्चुनिमेंट वगैरह सारी चीजें हो गई। अब आप सिंपली इस रिटर्न को यहाँ पर फाइल कर दें, रिटर्न क्या कर दें आप, कंप्लीट कर दें। अभी आपका आउटपुट टैक्स, लोकल टैक्स और सप्लाई का सम टोटल कितना है बेटा, 6 मिलियन। 6 मिलियन का आप निकाल लें, 17%, कितना हो जाएगा, 1,20,000। उसके बाद आपकी जो जीरो एट सप्लाई है वो है 2,500,000। उस पर भी आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, कितना परसेंट, 0%। तो ये आंसर 0 हो जाएगा। और जो आपकी एग्जाम सप्लाई है 5 लाख की, उस पर आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे।
टोटल आउटपुट टैक्स आपका बन गया 1,20,000 प्लस 0, यानी कि 1,20,000। अच्छा, उसके बाद अब आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना बनता है? 663,000। और आपका 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना बनता है? 9,18,000। अब इस केस में तो एक्चुअल इनपुट टैक्स ही लोअर आ गया, तो 663,000 क्या कर दिया आपने? लेस किया, डिफरेंस क्या आ गया? 357,000। अच्छा, उसके बाद 5 मिलियन के ऊपर लगा दें आप 3%, क्या कहते हैं, फर्दर टैक्स 150,000। टोटल सेल टैक्स कितना जाएगा? 507। अच्छा जी, और एक्सपोर्ट्स पर या जीरो सप्लाई पे कितना सेल टैक्स रिफंडेबल है? 276,000। 250। और चूंकि 90% रेस्ट्रिक्शन अप्लाई तो हो रही थी, लेकिन आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स ही लोअर आ रहा था, तो लिहाजा आपका इनपुट टैक्स कोई भी हिस्सा कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा आपका। कोई मसला हो तो बोलिए इसमें। ठीक है ना बेटा? क्लियर है सबको बेटा? सबको सबको कॉन्सेप्ट क्लियर? बेहतरीन। ओके जी। तो अब सवाल आपने करना है, कौन सा सवाल था इसके अलावा मैंने दिया था वो करने के लिए? 5 कर लिया? क्वेश्चन 5 कर लिया? 5 नहीं हो रहा? अच्छा, 5 कर लेते हैं, मसला क्या इसके अंदर, 5 हो जाएगा। स्टार्ट करें ना? मिस्टर ए इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। मैन्युफैक्चरर है, और अगर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड है इसका मतलब क्या, वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। It registered as manufacturer cum exporter during February 2018. Their sales and purchases exclusive of sales tax were recorded as local purchases from registered person rupees 9 million। 9 million की गुड्स परचेज की आपने, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन रुपीज 9 मिलियन। ठीक है बेटा? तो बात हम कर रहे थे किसी पर, लोकल रजिस्टर्ड क्या कहते हैं, लोकल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है? 9 मिलियन है। लोकल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 2.4 मिलियन है। रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया आपने 4,600,000 का। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपने सेल टैक्स पे किया 1.5 लाख। लोकल टैक्सेबल सेल्स किया आपने 6.4 मिलियन की रजिस्टर्ड पर्सन को। लोकल टैक्सेबल सेल्स किया आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी? 7.2 मिलियन की। और एक्सपोर्ट्स किए आपने, यानी कोई एग्जाम्प्ट सप्लाईज आपके पास इस केस में नहीं। दो ही किस्म की सप्लाईज है, एक कौन सी, एक कौन सी सप्लाईज, एक कौन सी सप्लाईज है? लोकल। दूसरी कौन सी सप्लाईज है? जीरो रेट, कोई एग्जाम सप्लाई नहीं। अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 में मसला हो रहा होगा। ठीक है?
इस पॉइंट का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मैन्युफैक्चरर जो भी है, सुनिएगा बात को, अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो इन्वेंट्री से गुड्स विदड्रॉ करता है फॉर एस प्राइवेट यूज, तो वो भी टैक्स के लिहाज से सप्लाई मानी जाएंगी और चार्जेबल टू सेल्स टैक्स होंगी। तो आप इस 4 लाख रुपए के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज कीजिए। क्या कहा बेटा मैंने? इस 4 लाख रुपए के ऊपर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, इसको भी आप लोकल टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। लेकिन क्योंकि ऑनर इस केस में कौन है? एंड यूजर, तो लिहाजा ऑनर का खुद अनरजिस्टर्ड होना कोई इशू नहीं है, और इस केस में आप उससे कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अब एक और इशू है, ठीक है, अगर यही चीज अपनी इन्वेंट्री में से कोई डीलर विदड्रॉ करे, कोई होलसेलर विदड्रॉ करे, कोई रिटेलर विदड्रॉ करे, तो फिर वो विदड्रॉ करते वक्त कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इसलिए कि उसने गुड्स परचेज करने के बाद कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं की, और जितने की गुड्स ने परचेज किए उस परचेज वैल्यू तक वो सेल्स टैक्स पे करके आ चुका है। अब चूंकि वो उसका क्या बन गया है? एंड यूजर, तो लिहाजा जो उसका जितना भी इनपुट टैक्स था वो एंड यूजर के तौर पे क्या हो गया? डेड हो गया। अब वो उसको क्लेम नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन बेटा जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स खरीदी थी वो रॉ मटेरियल की हैसियत से खरीदी थी, उसने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, यानी उसमें वैल्यू एडिशन परफॉर्म की, और क्योंकि वैल्यू एडिशन परफॉर्म की है तो वैल्यू एडिशन जो है सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है। जब वो मैन्युफैक्चरर की हैसियत से गुड्स विदड्रॉ करता है अपनी इन्वेंट्री में से, तो हम आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, और इस तरह वो अपने रॉ मटेरियल पर इनपुट टैक्स भी क्लेम कर पाता है। तो बस देखना ये है कि मैन्युफैक्चरर अगर अपनी इन्वेंट्री में से गुड विदड्रॉ कर रहा हो, तो फिर उस वो सब्जेक्ट टू क्या होंगी? सेल टैक्स होंगी, उसका आप लोकल टैक्स में सप्लाई में शामिल करें। ठीक है जी। नाउ, परचेजेस इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ ₹200,000। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा, जरा समझिएगा। Purchases include an invoice of ₹200,000 for January 2018. Input tax was not claimed on this invoice in the sales tax return of January 2018. अभी हम कौन से मंथ में? फरवरी के मंथ में, यस और नो? अभी हम कौन से मंथ में? फरवरी के मंथ में। तो एक इनवॉइस जिस मंथ की हो, अगर उस मंथ में डिक्लेयर ना हुई हो, तो फिर उस इनवॉइस को अगले मंथ में डिक्लेयर करके उसका इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है, यस और नो? क्या ख्याल है आप लोगों का? तो फिर अगर जनवरी की इनवॉइस जनवरी में डिक्लेयर नहीं हुई, तो अब वो अगर फरवरी में परचेज का पार्ट बन गई है लेट रिसिट की वजह से, तो ठीक है, रहने दे, कोई इशू नहीं है, उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर लें, इसमें क्या मसले वाली बात है? ठीक है ना? ओके। ना तो अभी कोई मुश्किल बात नहीं रही आपके लिए, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। 180 दिन का ताल्लुक तो बेटा सेटलमेंट से है ना, और वो एक ऐसी इनवॉइस के लिए जिसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर चुके हो। तो अगर किसी इनवॉइस का इनपुट टैक्स आप क्लेम कर चुके हो और उसकी पेमेंट 180 दिन में ना हो, तो फिर उसका इनपुट टैक्स रिवर्स होगा ना। यहाँ तो आपने अभी इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं किया ना, डिक्लेयर नहीं की इनवॉइस। मैंने कहा था इन तीनों पॉइंट में फर्क करें, और उसी पॉइंट में आगे आप वहीं आगे फंसे। जी, एच 6 मंथ्स वाली बात है बिल्कुल, कि जो इनवॉइस जिस मंथ की अगर उस मंथ में डिक्लेयर ना हो सके, तो उसको आने वाले 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में डिक्लेयर करके उसका इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है। तो मिस्टर ए
sales tax liability for the month ended 28 फरवरी। अब जो भी इसका ईयर आगे मेंशन करते हैं। ठीक है जी। आउटपुट टैक्स ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। और उसके बाद आउटपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। लेस क्या करेंगे इसमें से आप इनपुट टैक्स। फिर इनपुट टैक्स के ऊपर आप देख लें कि 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि नहीं होती। उसके लिए आप जरा क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरह देख लें कि आपकी एक्सपोर्ट्स या जीरो सप्लाईज जो है वो कितनी है। तो जनाब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो 6 मिलियन, लेकिन जो लोकल टैक्सेबल सब सेल्स हैं आपकी उसकी वैल्यू एक तो 6.4 मिलियन है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को 7.2 मिलियन है। तो ये अगर इन तीनों का हम सम ही कर लें और उस सम से हम 6 मिलियन को उस सम से डिवाइड कर दें तो आंसर जो है वो ऑब्वियसली 50% से एक्सीड नहीं करेगा। लिहाजा जीरो रेटेड सप्लाई का होना आपको uh, आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई पर क्लेम होने वाला इनपुट टैक्स है उसके ऊपर 90% रिस्ट्रिक्शन लगाने से आपको बचा नहीं पा रहा। ठीक है जी। तो यहाँ लिख दें आप बेटा नंबर 1 एक्चुअल इनपुट टैक्स। नंबर 2 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है जी। लोअर ऑफ अबव। उसके बाद ऐड कर दें 3% फर्दर टैक्स। क्या मिल जाएगा बेटा आपको सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न और उसके बाद वही सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। उसके बाद इनपुट टैक्स carried forward to next period।
ठीक है, जिसके बाद आप यहाँ वर्कआउट कर लें वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1, इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है जी। कितनी परचेज की है आपने? 9 मिलियन की। 9 मिलियन का आपने वर्कआउट किया 17%, कितना बना? 1,530,000। उसके बाद ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट आपने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया तो अब आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं, अगर आपने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया। कितना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया? 4,600,000 का, और 4,600,000 का निकालने आप 17%, कितना बनेगा? 782,000। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी क्या किया? सेल्स टैक्स पे किया। वो डायरेक्ट सेल टैक्स है, वो बिल का अमाउंट नहीं, और डायरेक्ट इनपुट टैक्स। तो आप बोले इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। कितना? डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका 17% निकालना नहीं है आपने। आपने डायरेक्ट जो अमाउंट है वो इसमें ऐड कर देना। $150,000। तो सम कितना देगा बेटा आपके पास? टोटल सम 2,462,000। ठीक है जी, 2,462,000 का सम आ जाएगा आपके पास। चलिए, ये असल में पूरा का पूरा इनपुट टैक्स आपके लिए क्या है? रेजिडुअल इनपुट टैक्स। इसकी करनी पड़ेगी आपको अपोर्शनमेंट। तो आप कर लें क्या? अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स।
ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन, टर्नओवर, इनपुट टैक्स, अपोर्शन। ठीक है जी। इस केस में एक इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या, आप मैन्युफैक्चरर हैं और अपने लिए रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर, तो 3% क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं आएगा ना इसके अंदर, क्योंकि आप इम्पोर्टर हैं, आप कमर्शियल इम्पोर्ट नहीं। अगर ये कमर्शियल इम्पोर्ट हुई तो कमर्शियल इम्पोर्ट्स लिखा होता। ठीक है, तो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, to registered person, to unregistered person, और टू ऑनर, ऑनर को भी तो गुड्स आपने दिए ना, वो भी सप्लाई है आपकी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है ऑनर। तो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है बेटा, 6.4 मिलियन, 7.2 मिलियन एंड 400,000। टोटल कितना हो जाएगा, 14 मिलियन। अब जीरो रेट सप्लाईज कितनी है, 6 मिलियन। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 20 मिलियन। अब आप एक काम कीजिएगा कि आप इस 14 मिलियन पर नॉर्मल सिंटेक्स चार्ज करें, इस पर 0% चार्ज करें, आउटपुट टैक्स आ जाएगा। फिर अपोर्शनमेंट करें, ये इनपुट टैक्स और इसका 90, जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का 90% उसको कंसीडर कीजिए। इस पे जो इनपुट टैक्स अपोर्शनमेंट होकर आएगा उसको रिफंडेबल मानिए, दैट्स ऑल। मतलब काफी हद तक मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप उसको यहाँ से कोशिश करें सॉल्व करने की, मैं इसे कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको मैं स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें मैं आपसे करूंगा अगली क्लास में, लेकिन इसे कंप्लीट जरूर करना है आप लोग। अब आपको आइडिया होगा सॉल्व कैसे करना है, यस और नो। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।